नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि बेरक रिवीजन जो क्रैश कोर्स हम करवा रहे हैं उसमें हमारा ये लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है आपका लिमिटेशन एक्ट पे। ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में ऑलरेडी हमने दो लेक्चर, प्रीवियस 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज आप उनको भी एक बार चेकआउट कीजिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले। एंड मोरोवर जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने कर रखा है तो ऑलरेडी, तो वो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6। देखो, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 6 लिमिटेशन एक्ट, लीगल डिसेबिलिटी। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जनरल रूल है कि आपको विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट और जो आपका शेड्यूल में दे रखा है, तो आपको उस पीरियड के अंदर ही आपको सूट फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है। तो जनरल रूल इज द लिमिटेशन रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूरल ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। जब आपको कॉज ऑफ एक्शन, यू गेट द कॉज ऑफ एक्शन, देन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। बट इन सर्टेन केसेज इट मे बी रन फ्रॉम अ लेटर डेट। मतलब कुछ एक केसेस में ये लेटर डेट पे भी रन होगा, तो दैट इज यहां पे एक तरह से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 इज वन ऑफ सच एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल की एक तरह की एक्सेप्शन है। एंड लीगल डिसेबिलिटी का मीन्स यहां पे लीगल डिसेबिलिटी यहाँ पे आपका सेक्शन 6 3 पॉइंट पे एप्लीकेबल होगा। 3 यहाँ कैटेगरी डिवाइज की गई है पर्सन की। कौन सी कैटेगरी? माइनर, इनसेन एंड इडियट। इन तीनों तरह के पर्सन पे ये एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखना कि जो माइनर, इनसेन और इडियट, इन तीनों के अलावा सेक्शन 6 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। सेक्शन 6 क्लॉज 1, where a person entitled to institute a suit or make an application for execution of the decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned। reckoned जब start होता है, a minor or insane or idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule। ठीक है। तो जो शेड्यूल में दे रखा है टाइम पीरियड, जिस टाइम से वो स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। तो अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबल पर्सन है, और लीगल डिसेबल में कैटेगरी डिवाइड की मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी, माइनर, इनसेन और इडियट। इन तीनों तरह के पर्सन, जब तक इनकी माइनॉरिटी, जब तक वो इंसैनिटी या इडियट सीज नहीं हो जाता, तब तक उनका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, सेक्शन 6 एप्लीकेबल अपॉन ओनली सूट एंड एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। बिकॉज ये एमसीक्यूज में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी जुडिशियल एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑन सूट उस पर एप्लीकेबल होगा, या फिर मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड एप्लीकेबल अपॉन द पर्सन। पर्सन कौन होंगे? जिनके पास राइट है। पर्सन कौन है यहाँ पे? पर्सन है आपका माइनर, इंसेन और इडियट। ठीक है, 3 तरह के पर्सन। एंड सेक्शन 6 क्लॉज 1 talks about one disability। मान लो सपोज कोई पर्सन है, मैं एक एग्जांपल यहां सेट कर रहा हूं। मान लो सपोज ए इज माइनर। अब ए माइनर है, अब ही हैज अ कॉज ऑफ एक्शन, इसको कॉज ऑफ एक्शन मिल गया। ठीक है, बट by that time when he got the cause of action, जब reckoned period, prescribed period, जो prescribed period मतलब लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है। अब मान लो सपोज कोई सूट फाइल करेंगे, 3 इयर्स का पीरियड है। कितने का पीरियड है? 3 इयर्स का पीरियड है। तो इन दैट केस ही गॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। जैसे उसका राइट किसी ने ब्रीच किया, ऑब्वियसली कॉज ऑफ एक्शन, उसका राइट टू फाइल द सूट है, वो सूट फाइल कर सकता है, बट ड्यू टू माइनॉरिटी ही कैन नॉट
माइनर है, तो इसको आप कॉज ऑफ एक्शन जब से स्टार्ट हुआ, अब मान लो सपोज ये माइनर है, एट द टाइम ऑफ वो माइनर था, माइनर है, अब यहाँ पे मेजर हो गया, मतलब ये एट द टाइम जब टाइम रेकोनेंट हुआ तब क्या था, ये माइनॉरिटी था, लीगल डिसेबल, लीगली डिसेबल, अदरवाइज नॉट डिसेबल, लीगली डिसेबल पर्सन है, तो इन दैट केस ड्यूरिंग द माइनर इसका एक तरह से सस्पेंड रहेगा यहाँ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिस दिन इसका जो माइनॉरिटी सीज हो जाएगा, अवली मेजर कब होगा 18 ईयर्स पे, तो इसकी माइनॉरिटी सीज हो जाएगी, फ्रॉम दैट डेट वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, अब जो पीरियड बचा हुआ है यहाँ पे ही कैन फाइल सूट। ठीक है, अगर पीरियड बचा है 3 ईयर में से तो वो ही कैन फाइल सूट। जब सीजेशन ऑफ द डिसेबिलिटी माइनॉरिटी सीज हो जाएगी तो सूट फाइल कर देगा। बट नेक्स्ट इज, मान लो सपोज एट द टाइम जब कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ, पर्सन इज माइनर एंड 3 ईयर का पीरियड है, 3 ईयर पीरियड लैप्स, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसका लैप्स हो गया। ठीक है, अब माइनर था जिस टाइम पीरियड उसका रेकमेंड हुआ, तो इन दैट केस आफ्टर दैट मान लो सपोज वो यहाँ पे मेजर हो जाता है, मेजर उसकी डिसेबिलिटी सीज ईयर, और डिसेबिलिटी यहाँ पे सीज हुई आफ्टर द लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बट देन स्टिल ही कैन फाइल सूट, वो सूट फाइल कर सकता है। अब कितना पीरियड उसको मिलेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो यहाँ पे लैप्स कुछ भी नहीं बचा उसके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रेस्क्राइब्ड, ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब कर रखा है शेड्यूल में 3 ईयर, वो टोटली लैप्स हो गया। आफ्टर दैट ही विल गेट ओनली 3 इयर्स पीरियड, 3 इयर्स पीरियड बाय बच्चों सेक्शन 8। ऐसा नहीं है कि 3 ईयर, ऑब्वियसली 3 ईयर पीरियड यहाँ उसको मिलेगा। ठीक है, वो आफ्टर द सीजेशन ऑफ, आफ्टर द सीजेशन ऑफ आपका डिसेबिलिटी उसके पास राइट है, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। देन नेक्स्ट इज क्लॉज 2। क्लॉज 2 clause 2 talks about two disability। अगर कोई पर्सन एक साथ दो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time so specified। Clear? अगर कोई पर्सन दो डिसेबिलिटी से सीज है, मान लो सपोज कोई पर्सन सेम टाइम वो माइनर भी है और इनसेन भी है, माइनर और इनसेन है, और जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ तब वो माइनर और इनसेन दोनों है, तो जब तक ये दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं होती है, मान लो यहाँ पे वो मेजर हो जाता है, तो अभी एक ही डिसेबिलिटी सीज हुई, नेक्स्ट अभी कंटिन्यू चल रही वो इनसेन, स्टिल वो इनसेन है, देन यहाँ पे उसकी इनसेन उसकी सीज हो जाता है, अब यहाँ पे सेन हो जाता है, मतलब इनसेन दूसरी जो डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाती है। देन आफ्टर जो सेकंड डिसेबिलिटी है, जो लास्ट वन डिसेबिलिटी है, सीज होने के बाद वो ही कैन फाइल सूट और एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो उसको एक तरह से बेनिफिट दिया जाएगा, अगर जब तक वो दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती है तब तक वो सूट फाइल नहीं करेगा, उसके पास राइट है कि वो आफ्टर दैट ही कैन फाइल सूट। ठीक है, देन या फिर मान लो सपोज कोई पर्सन जब कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ तब वो माइनर था, ठीक है, और माइनर था, मान लो सपोज यहाँ पे वो मेजर होना है, 18 साल का इस पॉइंट पे होना है, बट बिफोर दैट ही बिकम इनसेन, वो इनसेन हो गया। अब मेजर तो हो गया, वन डिसेबिलिटी सीज हो गई, लेकिन अब क्या है, वो इनसेन है। अब इंसेनिटी यहाँ पे सीज हुई, तो जब इंसेनिटी सीज होगी देन ही कैन फाइल द सूट। ये नहीं कि जब मेजर होगा
तब वो सूट फाइल नहीं करेगा, बिकॉज एक डिसेबिलिटी और जो सेकंड डिसेबिलिटी है वो और अफेक्ट कर रही है उसको। तो देन जब तक वो सेकंड डिसेबिलिटी सीज नहीं होती तब तक वो सूट फाइल नहीं करेगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Where the disability continue up to the death of that person, his LRs may institute the suit or make the application within the same period after the death is as would otherwise have been allowed from the time specified. अब ये देखो, मान लो सपोज कोई पर्सन माइनर है, ठीक है, और वो मेजर हो गया यहाँ पे, लेकिन इन बिटवीन वो इनसेन हो गया। अब जब मेजर हुआ तो एक डिसेबिलिटी सीज हुई, तब भी उसके पास अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 डिसेबिलिटी। अब इंसैनिटी कंटिन्यू चल रही है, और व्हाइल इंसैनिटी कंटिन्यू ही डाइड। अभी इंसैनिटी सीज नहीं हुआ था तो उसकी डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली उसका राइट टू सूट किसके ऊपर इनहेरिट होगा? एलआर के ऊपर। तो एलआर दे कैन फाइल सूट। जब एलआर के ऊपर आ जाएगा, जब डाइड हुआ अंडर द डिसेबिलिटी पर्सन, तो वो एलआर के पास राइट है, दे कैन फाइल सूट। मान लो सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉज ऑफ एक्शन अरोज एट द टाइम पर्सन इनसेन। अब इंसैनिटी में उसकी डेथ हुई, सीज नहीं हुआ उसका, इंसैनिटी जो डिसेबिलिटी सीज नॉट सीज, तो इन दैट केस राइट गॉट बाय द एलआर, then the right of the suit will imputed upon LR, they got the right and they can file suit। वो सूट फाइल कर सकते हैं फ्रॉम आफ्टर डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, क्लियर। वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज, सॉरी फोर्थ क्लॉज बच गया, वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू इन सब क्लॉज सेक्शन 3 एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन whom he represent affected by any such disability, the rules contained subsection 1 and 2 shall apply। मान लो suppose for example देखो, फोर्थ क्लॉज टॉक्स अबाउट कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग इंसैनिटी, मान लो कॉज ऑफ एक्शन पर्सन माइनर है और डाइड, यहाँ पे 18 इयर्स का होना था ये पर्सन, मेजर होना था, तो सीज होनी थी यहाँ पे, लेकिन बिफोर दैट ही डाइड, तो राइट किसके ऊपर जाएगा? एलआर के पास राइट चला जाएगा। अब मान लो एट द टाइम अगर एलआर भी माइनर है, या एलआर भी माइनर का मतलब डिसेबल है, जब उसकी डेथ हुई तो उसके एलआर भी डिसेबल है, तो एलआर के ऊपर भी वही रूल एप्लीकेबल होगा क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का। जब तक एलआर यहाँ पे सीज नहीं हो जाती वो डिसेबिलिटी एलआर की, तब तक एलआर भी सूट फाइलिंग, एलआर को भी वो राइट मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज 1 एंड 6 क्लॉज 2। समझ गए? मान लो कोई पर्सन इनसेन था, जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ इनसेन था, ठीक है, और ड्यूरिंग इंसैनिटी ही डाइड, और आफ्टर दैट द राइट ऑफ जो सूट है जो उस इंसैन पर्सन का है, ऑब्वियसली डिसेबल पर्सन है, उसका राइट किसके ऊपर इंप्यूटेड होगा? एलआर के ऊपर। अब मान लो सपोज एलआर भी माइनर है बाय दैट टाइम, जब उसकी डेथ हुई इंसैनिटी में, तो एलआर भी माइनर है, तो एलआर के पास भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा जो क्लॉज 6(1) और क्लॉज 2 में दिया, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 4। When a person under disability dies after the disability ceases, but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person he had not died। That is very important। यहाँ पे मान लो सपोज कोई पर्सन, ये क्लॉज 5 बोलता है, किसी पर्सन की, कोई पर्सन एट द टाइम जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ वो डिसेबल है, ठीक है, बट डिसेबल है, बट जब उसकी डेथ हुई, डाइड बिफोर सीजेशन ऑफ डेथ, हो सकता है 1 डे के या सेम डे डाइड हुआ जिस दिन सीज हो गया,
या फिर एक दिन पहले सीज हो गया और आफ्टर दैट डाइड, तो ठीक है, आफ्टर दैट जो एलआर है दे हैव ओनली दैट मच राइट, चाहे वो माइनर हो वट एवर, क्योंकि राइट टू अक्रू हो गया था अपॉन द जो डाइड पर्सन है। बिफोर सीजेशन ऑफ जो डिसेबिलिटी है पर्सन डाइड, आफ्टर सीजेशन ऑफ द डिसेबिलिटी पर्सन डाइड, चाहे वो एक दिन का है चाहे सेम डे डाइड हो गया, पर नेक्स्ट जो एलआर को राइट, ऑब्वियसली राइट तो एलआर को जाएगा, उसकी तो डेथ होगी, तो इन दैट केस एलआर पे उतना ही टाइम है जितना वहां पे बचा हुआ है उस सूट फाइल करने के लिए, ठीक है। तो एलआर को फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, जो बेनिफिट यहाँ पे, क्योंकि राइट टू सू यहाँ पे ऑलरेडी अक्रू हो गया अपॉन द पर्सन, वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर एक बार रनिंग टू स्टार्ट तो नो वन कैन स्टॉप इट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। The next is explanation of section 6. For the purposes of this section, minor includes child in a womb. तो ये ध्यान रखना, आपको MCQs यहां से बन जाता है। Minor includes a child in the womb, that is, इसको बोलते हैं इन्वेंट्रा सा मेरा, इन्वेंट्रा सा मेरा, चाइल्ड इन वोम। तो यहाँ पे माइनर उसको भी बोला गया जो वोम में अभी वॉर नहीं हुआ, बर्थ नहीं हुआ, बट वोम के अंदर है, प्रेगनेंसी होगी है किसी वुमेन की, तो उसको भी हम माइनर कंसीडर करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज आपका जहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी होती है पर्सन की सूट फाइल करने की, जॉइंट राइट है, मतलब कोई पर्सन जॉइंटली इंटाइटल है सूट फाइल करने का, तो देन सेक्शन 7 वहां पे एप्लीकेबल होगा, जहां पे पर्सन सेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा। प्लीज सेक्शन 7 देखना। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, मोर देन वन पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। देखो सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट आपका सिंगल पर्सन, सेक्शन 7 आपका सेवरल पर्सन। तो ध्यान रखना सेक्शन 6 में दो तीन आपका एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं। एक तो आपका कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, माइनर इंसान इडियट पे होगा, कौन से पर्टिकुलर नेचर का किस पे एप्लीकेबल होगा, सूट पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे। एंड देन सेक्शन 6 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट वन डिसेबिलिटी, सेक्शन 6 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट टू डिसेबिलिटीज, सेक्शन 6 क्लॉज 3 आपका एलआर के लिए रिगार्डिंग है, सेक्शन 4 अगर एलआर भी माइनर एट द टाइम जब वो डाइड हुआ तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट इज आपका यहाँ पे जो चाइल्ड इन मदर्स वोम में है वो भी उसको माइनर बोला गया है। तो दिस सेक्शन इज आपका ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी याद रखना कि लीगल डिसेबिलिटी पे एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 आपका जहाँ पे सेवरल पर्सन डिसेबल, सेवरल पर्सन का जॉइंटली राइट है, ठीक है। Where one of the several person jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of decree is under any such disability, and discharge can be given without the concurrence of such person, time will run against them all। देखो इसको दो फ्रेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, जहां पे डिस्चार्ज दे सकते हैं, डिस्चार्ज कैन बी गिवन, चाहे वो मान लो several person jointly entitled है फाइलिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन दे कैन गिव द डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली सीपीसी जॉइंटली आप देखना हो कि जॉइंटली इंटाइटल है कि नहीं है। तो ऑर्डर 1 रूल 1 सीपीसी एंड ऑर्डर 1 रूल 3 सीपीसी, ठीक है। तो ऑर्डर 1 रूल 1 सीपीसी यहाँ पे आप देखोगे कि वो इंटाइटल है कि नहीं है, रूल वहां पे दे रखा है कि जो जॉइंटली प्लेंटिव कौन हो सकते हैं, जॉइंटली डिफेंडेंट कौन हो सकते हैं। Institute a suit, make an application for execution of decree is under any such disability and a discharge can be given। वो डिस्चार्ज दे सकते हैं विदाउट द कंकरेंस, बिना उनकी सहमति के, बिना अदर जो सच पर्सन, उन बाकी पर्सन की सहमति से। टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, अगर उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया तो सबके अगेंस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो फिर माइनर क्यों ना हो। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the other until the disability has been seen। तो ये दो फ्रेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द concurrence of the such person, time will run against them all। तो अगर डिस्चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज होता अपनी लाइबिलिटी को, बर्डन को टेक अवे करना, तो
तो देन इन दैट केस टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, सबके अगेंस्ट टाइम स्टार्ट हो जाए। सेकंड फ्रेज, when no such discharge can be given, time will not run against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे मान लो सपोज ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है, तीनों का जॉइंट राइट है सूट फाइल करने, जॉइंट इन टाइटल, लेकिन अगर डिस्चार्ज कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर डिस्चार्ज दे सकते हैं, मान लो ए है वो एक फैमिली जो हिंदू जॉइंट फैमिली है, ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिली है, वो ही हैज पावर टू गिव डिस्चार्ज। वो बी और सी, मान लो सी अगर माइनर भी है, माइनर के बिहाफ में भी ए करता डिस्चार्ज दे सकता है, तो इन दैट केस क्या होगा, टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल, सी के अगेंस्ट भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये बोलता है जब तक आपका सीजेशन नहीं हुआ। मान लो सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए बी सी है, इनका तीनों का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट इसमें से माइनर है, सेम गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, एमएसीटी का केस बनता है, अब इन्हें कॉम्पनसेशन लेना है, ठीक है, इनका जॉइंट राइट है, ऑल्दो इनका जॉइंट राइट है सूट फाइल करने का, क्योंकि सेम गाड़ी से सेम इंसिडेंट हुआ, सेम आपका रिस्पोंडेंट है एक्सेट्रा। तो इन दैट केस क्या, अब सी मान लो माइनर है, अब इसके पास तो राइट है, सेक्शन 6 आ जाएगा कि जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हुई, क्या ए इसके बिहाफ में डिस्चार्ज दे सकता है, क्या बी सी के बिहाफ में डिस्चार्ज दे सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज ए इज नॉट द कर्ता, कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज नहीं दे सकता है सी के अगेंस्ट, ठीक है, सी के अगेंस्ट। तो इन दैट केस ए कैन फाइल सूट, वो फाइल कर सकता है सूट अपना, बी भी फाइल कर सकता है, सी यहाँ पे सी के बिहाफ में वो डिस्चार्ज नहीं दे सकते, ठीक है, सी के बिहाफ में डिस्चार्ज नहीं दे सकते, ऑब्वियसली सी यहाँ पे माइनर है, वो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड भी फाइल कर सकते हैं सूट, और रेमेडी है वहां पे। लेकिन जहां पे डिस्चार्ज दे सकता है वो है जॉइंट फैमिली एक्स्ट्रा, जहां पे कर्ता वगैरह डिस्चार्ज देते हैं अगेंस्ट अ माइनर, ठीक है। सेकंड फ्रेज है नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, जहां पे डिस्चार्ज नहीं दे सकते, टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट until one of them become capable of giving such discharge without the concurrence of other until disability cease, जब तक disability cease ना हो किसी के अगेंस्ट टाइम रन स्टार्ट नहीं होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में दो तरह से ए और बी अपना सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इन जो पीरियड यहाँ पे है। लेकिन मान लो सपोज 3 ईयर, अगर 3 ईयर का टाइम इनके पास, दे कैन फाइल सूट। अब मान लो सपोज उन्होंने 3 ईयर के अंदर सूट फाइल नहीं किया, 3 ईयर के अंदर सूट फाइल नहीं किया, तो इन दैट केस ए बी और सी, अब सी का जो माइनर है मान लो 3 ईयर, इसकी मेजोरिटी कब होनी है, बाद में होनी है, मेजर होना है, सीज यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे 3 ईयर का पीरियड लैप्स हो गया, आफ्टर दैट ए और बी सूट फाइल नहीं कर सकते, बार होगी रेमेडी, बट वो सी के साथ वहां फिर जॉइंटली सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जब उसकी सीज हो जाएगी, सी के पास राइट है, उन्होंने वेट किया उस चीज का, तो सी के साथ ही इनको सूट फाइल करना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स दे कैन फाइल सूट, बिकॉज विद इन 3 ईयर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर आ जाएंगे। अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो माइनर के साथ जॉइंटली, बिकॉज उसके बाद वो जॉइंट इन टाइटल तो है, तो वो जॉइंटली उनको सूट फाइल करना पड़ेगा, सेपरेटली वो आफ्टर 3 ईयर्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद सूट फाइल नहीं कर सकते। This section applies to the discharge from every kind of liability, including a liability in the respect of any immovable property. तो every kind of liability, सभी तरह की liability पे applicable होगा, जिसमें including the liability in the respect of any immovable property भी है, any immovable property. Explanation 2. For the purpose of this section, the manager of Hindu undivided family governed by the Mitakshara law shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of other members of family only if he is in management of joint Hindu family. तो क्लियर है, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो डिस्चार्ज वैलिड माना जाएगा, या अगर वो माइनर के अगेंस्ट भी देंगे क्योंकि वो राइट है उनका, इन दैट केस वो किसको माना जाएगा, जो मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ओनली इफ ही इज मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही कैन गिव वैलिड डिस्चार्ज ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर, ठीक है। So this is all about आपका section 7 and next is section 8. Section 8 एक तरह का आपका
यहाँ पे प्रोवाइजो भी माना गया है सेक्शन 6 और 7 का, ठीक है। सेक्शन 8 आपको जॉइंटली राइट विद करना है सेक्शन 6 और 7 के साथ, क्योंकि ये दोनों के साथ क्या वर्क करेगा। विदाउट सेक्शन 8 सेक्शन 6 और 7 इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है। और व्हाट इज अंडर सेक्शन 8, दैट इज एक तरह से प्रोवाइजो का वर्क करेगा यहाँ पे, कि किस तरह से आपको कितना टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 6 और 7 जनरल रूल है। सेक्शन 8 स्पेशल एक्सेप्शन। नथिंग इन सेक्शन 6 और इन 7 अप्लाइज टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। पहली बात आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि जो सेक्शन 6 और 7 है, दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन से केसेस में? राइट सूट ऑफ प्रीएम्पशन सूट पे, जो प्रेफरेंशियल राइट वाले सूट होते हैं प्रीएम्पशन सूट पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब प्रीएम्पशन सूट अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट उसमें सेक्शन 22 देखा होगा, लेकिन वो लिमिटेड है हिंदू मैरिज, हिंदू पे ही एप्लीकेबल होगा प्रीएम्पशन सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। प्रीएम्पशन सूट, तो प्रीएम्पशन सूट क्या होते हैं पहले इस बात को समझ लो। मान लो सपोज दिस इज अ प्रॉपर्टी, ए और बी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मान लो सपोज ए और बी दोनों जॉइंट ऑनर है, ए माइनर है, बी मेजर है। अब वी वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, ये बी का पोर्शन है, ये ए का पोर्शन। अब बी यहां पे सेल करना चाह रहा है इस प्रॉपर्टी, क्या करना चाह रहा है? सेल करना चाह रहा है प्रॉपर्टी को। तो इन दैट केस अब सबसे पहला राइट परचेज करने का किसका होगा? ए का होगा। अगर ए वांट टू परचेज दिस प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इज माइनर, तो वो राइट टू प्रीएम्पशन है उसके पास, राइट टू प्रीएम्पशन है, वो प्रीएम्पशन सूट फाइल करेगा कि कोर्ट को प्रेयर करेगा कि ऑर्डर किया जाए बी को ये प्रॉपर्टी मुझे बेचे, आई एम रेडी टू एंड विलिंग टू पे सच एंड सच कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन इसमें फिक्स हुआ है तो वो मैं देने को तैयार हूं, ठीक है। अगर ये मान लो सी को बेचना चाह रहा है, बी सी को बेचना चाह रहा है, तो ए के पास राइट है। अब बाय दैट टाइम जब राइट था उसके पास, वो माइनर है। अब जब ऑब्वियसली वो माइनर है, जब तक वो मेजर होगा तब तक तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, बी भी वेट नहीं करेगा। इन दैट केस पब्लिक पॉलिसी क्या बोलती है? उसको उस माइनॉरिटी में ही सूट फाइल करना पड़ेगा थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। अंडर सीपीसी आप देखोगे ऑर्डर 32, तो देन थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड उसको सूट फाइल करना पड़ेगा। और प्रीएम्पशन के सूट फाइल करने के लिए ओनली जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है 1 ईयर का पीरियड होता है। तो प्रीएम्पशन के सूट पे सेक्शन 6 नॉट एप्लीकेबल। ब्रॉडली मैंने आपको डिस्कस कर लिया प्रीएम्पशन का सूट क्या होता है। तो प्रीएम्पशन के सूट में आपका नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। पहला तो ये होगा। सेकेंड थिंग, जहां पे 6 और 7 एप्लीकेबल होता है उनको कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड होता है, उनका कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन का बेनिफिट मिलता है अगर वो अंडर डिसेबिलिटी, or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability of death of the person affected thereby the period limitation of any suitable application। इसको ऐसे पढ़ो, nothing in this section 6 or 7 applies shall to suit shall be deemed to extend for more than 3 years, ठीक है। तो 3 साल से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2-3 सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूं। नंबर 1, मान लो सपोज कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन के टाइम पर्सन माइनर, आफ्टर दैट ही मेजर। अब ये 3 इयर्स का पीरियड है इसके टोटल जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब शेड्यूल में 3 ईयर दिया, लेकिन वो बिफोर लैप्स ऑफ ईयर मेजर होगा, सीज होगा, देन ही हैज नो नीड, उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे एक्सटेंशन की, क्योंकि विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन अभी भी उसके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन बचा हुआ है सूट फाइल करने, वो इस पीरियड में फाइल कर सकता है। सेकंड सिचुएशन, मान लो सपोज कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट, पर्सन इज माइनर और पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स। अब उसकी मेजोरिटी यहाँ पे सीज होती है, यहाँ पे सीज होती है, मतलब वो माइनॉरिटी यहाँ पे सीज होती है, मेजर हो जाता है।
बट उसकी जो सीजेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, तो वो कब हुआ? आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन लैप्स्ड। जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल ने दे रखा है वो लैप्स हो गया, आफ्टर दैट सीज हो गया। लेकिन अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो नहीं बचा इसके अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, तो बट इसको बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8 3 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। सेम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, कॉज ऑफ एक्शन। मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स है, 12 ईयर्स है और वो माइनर है। आफ्टर 12 ईयर उसकी माइनॉरिटी सीज हुई, आफ्टर माइनॉरिटी आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन लैप्स होने के बाद उसकी माइनॉरिटी सीज हुई। तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 मतलब जिस दिन सीज होगा उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो सूट फाइल कर सकता है। बट कितना, हाउ मच ही विल गेट? ही विल गेट ओनली 3 ईयर्स। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे सेक्शन 8 बोलता है 3 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। बिकॉज आप ये मत सोचना कि उसको 12 ईयर्स का ओरिजिनल पीरियड कितना था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 12 ईयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका 12 ईयर मिलेगा, ओनली ही विल गेट ओनली 3 ईयर्स पीरियड जो एक्सटेंशन मिलेगा। अब मान लो सपोज कॉज ऑफ एक्शन पर्सन माइनर, ठीक है, और पीरियड है 2 ईयर्स का। कितना है? 2 ईयर्स का ओरिजिनल पीरियड। ओरिजिनल पीरियड है 2 ईयर्स का, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो आपका शेड्यूल में दिया है। अब आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब लैप्स हो गया, उसकी जो लीगल डिसेबिलिटी सीज, then now the question, how much time period he will get? अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 ईयर नहीं मिलेगा उसको। यस, जनरल रूल है कि 3 ईयर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ना ही 3 ईयर के बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8। बट इन दिस केस क्योंकि ओरिजिनल पीरियड लेस देन 3 ईयर है, तो जितना उसका ओरिजिनल पीरियड होगा, अगर लेस देन 3 ईयर है, अगर 3 ईयर है तो ओनली 3 मंथ पीरियड, मोर देन 3 ईयर है ओरिजिनल तो तब भी 3 ईयर मिलेगा। लेकिन अगर लेस देन 3 है ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, तो ओनली दैट मच पीरियड ही विल गेट। तो मतलब यहाँ पे उसको 2 ईयर्स मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल उसका 2 ईयर्स था तो ओनली 2 ईयर्स। अगर ओरिजिनल 1 ईयर है तो ही विल गेट ओनली 1 ईयर्स पीरियड। दिस इज द इंपॉर्टेंट ईयर अंडर सेक्शन 6, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीनों कनेक्टेड, चारों कनेक्टेड सेक्शन है आपका सेक्शन 6, 7, 8 और 9। ये चारों आपको एक साथ ही रेड आउट करने हैं, ठीक है, क्लियर। अब सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, वो इनएबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, इनएबिलिटी की बात कर रहा है। कंटिन्यू रनिंग ऑफ टाइम where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stop it. बोलता अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो गया, कोई भी लीगल डिसेबिलिटी, चाहे डिसेबिलिटी मतलब लीगल डिसेबिलिटी जो सेक्शन 6 में दे रखी है, या फिर इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, वो स्टॉप नहीं कर सकती। आपका टाइम फिर कंटिन्यू आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी का मतलब लीगल डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब मान लो कोई इलनेस, एक्सीडेंट हो गया या कोई अदर रीजन जिसकी वजह से इनएबल हो गया आप, ठीक है, कैपेबल नहीं है फाइल करने के लिए, तो इन दैट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी। अगर मान लो एक बार आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, मान लो एट द टाइम जब कॉज ऑफ एक्शन था पर्सन, ठीक है, स्टार्ट हो गया ये, आफ्टर दैट मान लो वो इनसेन हो गया, आफ्टर दैट मान लो इनसेन हो गया, तो उसकी इंसैनिटी उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज एट द टाइम कॉज ऑफ एक्शन वो सेन था, साउंड माइंड था, आफ्टर दैट ही बिकम इनसेन। और 3 ईयर का पीरियड के अंदर फिर उसको उसकी डिसेबिलिटी, क्योंकि टाइम पीरियड रन, वंस टाइम पीरियड हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी स्टॉप इट और नो सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी स्टॉप इट, ठीक है। मान लो कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट ए का एक्सीडेंट हो गया और वो कॉमा में चले गया, तो दैट इज इनएबिलिटी, नॉट डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी, एक्सीडेंट हो गया। तो देन एट द टाइम ए, क्या वो डिसेबल था उस टाइम, इडियट था, माइनर था, इंसेंट था? नो। अगर नहीं है आंसर, नो आंसर है,
तो मतलब आफ्टर दैट सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, नो वन स्टॉप इट। तो फिर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट रहेगा, आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 6 का, यहां भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 6 का। सेक्शन 6 का बेनिफिट आपको तब मिलेगा अगर एट द टाइम ऑफ जब कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो रहा है, आपको कॉज ऑफ एक्शन आपको अरोज हो रहा है एट द टाइम व्हेन यू आर डिसेबल, not enable, disable, legally disable according to section 6, then you will get the protection of section 6, otherwise not. Then provided that where letter of administration to the state of creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for suit to recover that shall be suspended while the administration of the country. ये एक तरह से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे बोले इसको? गिविंग और टेकिंग हैंड बोथ द सेम। मान लो सपोज समटाइम क्या होता है, फादर है, फादर का अपना बिजनेस है, फादर का एक सन है, सन ने फादर से डेट लिया, उसने भी अपना बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए, ठीक है, और अल्टीमेटली फादर का जो इनहेरिटेड होगा, फादर की जो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली आना तो सन को ही है, ठीक है। अब उसने डेट लिया मान लो 1 लाख रुपीज, क्लियर। आफ्टर दैट फादर की डाइट। जनरली जब डेट लेते हैं तो ऑब्वियसली लोन आपको फादर के पास राइट टू रिकवर रिपेमेंट ऑफ लोन, तो फादर के पास राइट है वो रिकवर कर सकता है सन से। तो इन दैट केस फादर की डेथ होगी। अब फादर की डेथ होगी, इसने लोन चुकाया नहीं, इसने लोन 1 लाख का नहीं दिया था फादर को, तो इन दैट केस सारे जो बिजनेस है, सारी जो प्रॉपर्टी और राइट है वो इनहेरिटेड बाय सन। अब सन ने वो इनहेरिट कर दिया। अब ऑब्वियसली जो लोन सन ने देना था फादर को वो भी तो सन का ही है, तो इन दैट केस अब जो लाइबिलिटी यहां पे बनती, मतलब गिविंग एंड टेकिंग हैंड सेम हो गया। अब सन ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया, उसका बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, वहां पे उसका राइट सस्पेंड हो जाएगा, वहां पे राइट सस्पेंड हो जाएगा। किसका राइट सस्पेंड हो जाएगा? फादर का। ऑब्वियसली पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो यहाँ पे दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continue। तो यहाँ पे सस्पेंड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 9, आपका जहाँ पे लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है, सेक्शन 6 टू सेक्शन 9। देन सेक्शन 10 आपको डायरेक्ट रीडिंग करना है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, मेंस में वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सेक्शन 6 से लेकर 9 तक यहाँ मेंस में जरूर क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। और ध्यान रहे डायरेक्ट में जो कमेंट्स में केस लो है, प्लीज लिमिटेशन एक्ट के तो आप लिमिटेशन एसआरए जो छोटे एक्ट होते हैं उनके आप कमेंट्स में केस मिलेंगे आपको, उनको प्लीज रीड आउट कर लेना, क्योंकि उन केस में से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए। सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this act, no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose। तो मतलब जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपका सेक्शन 10 प्रोवाइड्स, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन, किन पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं होगा? आपका जो ट्रस्टी होगा जहां पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, या और अगेंस्ट हिज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और असाइनी नॉट बीइंग असाइन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ऑब्वियसली असाइनी नॉट असाइन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें। फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन दिस इन हिज एंड देयर हैंड so property or proceed thereof, any account of such property proceed shall be barred by any length of the time। For purpose of this section, any property comprised in Hindu, Muslim or Buddhist religious or charitable endowment shall be deemed to be property vested in trust for specific purpose, and the manager of property shall be deemed to the trustee of thereof। Obviously जो हिंदू मुस्लिम में बुद्धिस्ट रिलीजन में जो प्रॉपर्टी है उनको क्या माना गया? ट्रस्टी माना गया, जो उनको प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, और उनके अगेंस्ट वो सूट फाइल नहीं होगा, किसके, और ना ही उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट फाइल होगा। दिस इज ऑल अबाउट आपका लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। और प्लीज आप शेयर और लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स भी जरूर कर देना। धन्यवाद।